नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। अच्छी बात भी है, व्यस्त होना भी चाहिए। व्यस्त होकर के ही कोई भी आदमी निगेटिविटी से बचे रह सकता है ना। चलिए ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइकोट्रॉपिक ड्रग्स से रिलेटेड कुछ बातों को, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स से रिलेटेड। और साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होती हैं इसको मैंने आपको बता दिया था, तो डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल्स ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स लेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइकेडेलिक ड्रग्स। अब सवाल उठता है कि साइकेडेलिक ड्रग्स को हिंदी में क्या करते हैं, तो आप कहेंगे विभ्रमकारी औषधियों के उदाहरण। इस तरह से आप देख पाएंगे विभ्रमकारी औषधियों के उदाहरण। तो यहां पर हम लोग बात करें क्या हो जाएंगी, तो आइए देखते हैं कुछ हेलुसिनोजेनिक मेडिसिन से रिलेटेड बातें। तो देखते हैं, एक तो हो जाएगा एलएसडी। एलएसडी को का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। तो आप देखेंगे डाइएथाइल अमाइड। सवाल उठता है कि इसका सोर्स क्या है, कहां से प्राप्त किया जाता है। तो आप लिखेंगे एक अर्गट फंगस होता है, शायद आप जानते होंगे उसका नाम, याद कीजिए, क्लेविसिप्स परपूरा। तो यहां पर आप देखेंगे क्लेविसिप्स परपूरिया नामक अर्गट कवक से प्राप्त की जाती है। ये हो गया। ठीक इसी तरह से एक और है, यहां पर आप देखेंगे मेस्कालीन। अब मेस्कालीन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे लोफोफोरा विलियमसी नामक कैक्टस से प्राप्त किया जाता है। तो आप सीधा कहेंगे कि लोफोफोरा विलियमसी नामक कैक्टस से प्राप्त। ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ एक और है रिसरपाइन। तो आप कहेंगे राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है। जनरली इन पदार्थों का मेडिसिनल यूज नहीं होता, लेकिन इसका मेडिसिनल यूज होता है। किसका? रिसरपाइन का। तो आप कहेंगे कि इसका प्रयोग
इसका प्रयोग बीपी व ब्लड प्रेशर व सर्पदंश के उपचार में होता है। एक कहानी ये हो गई। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे, ध्यान दें, एट्रोपिन। अब एट्रोपिन कहां से निकाली जाती है? तो आप कहेंगे कि एट्रोपा बेलाडोना पौधे से प्राप्त की जाती है। और यहां पर एक चीज और देखेंगे कि इसका प्रयोग, अर्थात ध्यान दें, यह प्यूपिल को विस्तारित करने के लिए, फैलाने के लिए, प्यूपिल विस्तारक के रूप में, हाँ जी बोलिए, कहां पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि प्यूपिल विस्तारक के रूप में आई ड्रॉप्स में उपयोग की जाती है। आई ड्रॉप्स में प्रयुक्त होती है। इस तरह से। फिर इसी के साथ साथ एक चीज और बच जाती है, क्या? कैनेबिनॉइड्स के प्रोडक्ट या कैनेबिस सैटिवा के प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, या कैनेबिनॉइड्स। तो अब ध्यान दें, कैनेबिनॉइड्स। अब इसमें 2 लाइन आपको लिखना होगा क्योंकि इसको काफी एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी में दिया है। इसको हम लोग देखेंगे। ये रासायनिक पदार्थों का वह समूह है जो, ध्यान दें, रासायनिक पदार्थों का वह समूह है जो मुख्यतः मस्तिष्क में पाए जाने वाले कैनेबिनॉइड ग्राही से अभिक्रिया करते हैं या उससे बंधित होते हैं, जो मुख्यतः ब्रेन में स्थित कैनेबिनॉइड ग्राही से बंधित होकर मस्तिष्क एवं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कार्यों को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क एवं हृदय परिसंचरण तंत्र के कार्यों को प्रभावित करते हैं। हृदय परिसंचरण तंत्र व मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। क्लियर है ना? अब कैनेबिनॉइड्स के स्रोत, इसकी बात कर लेते हैं। आइए, तो आप ध्यान दीजिए।
ध्यान दें। कैनाबिनॉइड्स के स्रोत, क्या स्रोत होगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स मुख्यतः कैनैबिस सैटिवा के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः कैनैबिस सैटिवा नामक हेम्प पौधे अब आप कहेंगे सर हेम्प पौधे क्या होते हैं? तो हेम्प पौधा होता है वो जिससे कि फाइबर्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? फाइबर्स यील्डिंग प्लांट होता है एक तरह का। हेम्प पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। परंतु इसके अन्य भागों से भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इसके अन्य भागों से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर के कई पार्ट्स के नाम लिखे हों, उसमें पुष्पक्रम भी हो, तो एक सेलेक्ट करना है तो आप पुष्पक्रम को सेलेक्ट करेंगे, और कई को एक साथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो आप उसको यूज करेंगे। कई को एक साथ सेलेक्ट करने का तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस तरह से सवाल उठता है कि जैसे तो जैसे की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से फॉर्म हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैरिजुआना, या मैरुआना, ये तो अब ये क्या है? तो आप लिखेंगे यह कैनैबिस सैटिवा की पत्तियों या की सूखी पत्तियों का पाउडर है। इस तरह से कैनैबिस सैटिवा की प्लांट की लीव्स को सुखा करके उसे पीस लिया जाएगा पाउडर के रूप में, तब उसे कहा जाता है मैरिजुआना या मैरुआना। अब दूसरा आप देखेंगे, यहां पर हम बात करेंगे भांग। भांग की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो इसे आप कहेंगे कैनैबिस सैटिवा प्लांट की पत्तियों व छोटी शाखाओं को सुखाकर बनती है तथा इसे धूम्रपान के द्वारा या
पाउडर के रूप में अंतर्ग्रसित किया जाता है तथा इसका प्रयोग धूम्रपान या पाउडर के रूप में अंतर्ग्रसित करके किया जाता है। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। अब इसके बाद में आप देख पाएंगे भांग के बाद में और क्या, तो आप कहेंगे हशीश। हशीश की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कैसे बनता है, तो आप कहेंगे यह इस पौधे की उबली हुई पत्तियों को मक्खन के साथ पीसकर बनाया जाता है। यह कैनेबिस सैटिवा प्लांट की उबली हुई पत्तियों को किसमें पीसकर बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे मक्खन में पीसकर बनाया जाता है। ये प्रोडक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे चरस। तो चरस क्या है जी, चरस भी इसी पौधे से प्राप्त होने वाला एक प्रोडक्ट है। उसकी बात आइए कर लेते हैं। तो आप कहेंगे यह कैनेबिस सैटिवा प्लांट से मुक्त होने वाले या मुक्त होने वाला रेजिन होता है। ये कहानी आ जाएगी। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखें चरस की बात हो गई। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हम लोग देखें तो आगे की कहानी देखें क्या है, उसको समझें। चरस के अलावा एक लास्ट और बच रहा है यहां पर, ठीक है ना, गांजा। ये क्या है, तो आप कहेंगे यह कैनेबिस सैटिवा के मादा पौधे के पुष्पक्रम व फल को सुखाकर प्राप्त होता है और आप जानते हैं तथा धूम्रपान के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं कैनेबिस सैटिवा प्लांट के, ये सब कैनेबिनॉइड की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। इनमें कैनेबिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से जो बात थी विभ्रमकारी औषधियों की या हेलुसिनोजेनिक मेडिसिन ड्रग्स की, वो यहाँ तक हुई। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि एडिक्शन एंड डिपेंडेंस से रिलेटेड बातें और कुछ और चीज़ें अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, किशोरावस्था व औषधि या अल्कोहल व्यसन या औषधि या अल्कोहल की जो लत होती है उससे रिलेटेड।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे किशोरावस्था या एडोलेसेंस ये क्या होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे किशोरावस्था दरअसल एक अवधि भी है और एक प्रक्रम भी है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आप को वयस्क के रूप में विकसित करता है, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे कि यह एक 12 से 18 वर्ष के बीच 12 से 18 वर्ष के बीच की अवधि एवं प्रक्रम है। प्रक्रम है जिसके द्वारा कौन, तो आप कहेंगे जिसके द्वारा एक बच्चा समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वयस्क के रूप में विकसित होता है। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। और ध्यान दें, इस अवधि में हम ध्यान देंगे क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत व्यक्ति में महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर का तेजी से या हम कहें तीव्र शारीरिक वृद्धि, ठीक है ना, तीव्र शारीरिक वृद्धि, लैंगिक हार्मोन व गोनेडोट्रोपिन के स्तर में वृद्धि, ये हो जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे लैंगिक परिपक्वता का आना, मानसिक दृढ़ता का आना,
आना, लेकिन ये मानसिक दृढ़ता पूरी तरह से आई नहीं होती है। जो इस अवधि के समय, इस अवधि के समय नशे का उपयोग या नशे की ओर आकर्षित होने के लिए नशे की ओर आकर्षित होने के लिए अधिक सुभेद्य होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो कुछ बातें हुई चेंजेस से रिलेटेड, अब कुछ बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो एक किशोर को नशे की ओर आकर्षित करती हैं। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर बात करेंगे किशोर को नशे की ओर आकर्षित करने हेतु जिम्मेदार कारक। जिम्मेदार कारक, तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी बनेगी, उसको हम लोग समझें। तो इसमें आप देखें तो इसमें आप देखेंगे जिम्मेदार कारक की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या कारक होंगे, आइए समझते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे उत्सुकता, साहसिक कार्य की इच्छा, प्रयोगशीलता, तथा नशे के पदार्थों का प्रभाव महसूस करने की इच्छा। इच्छा तथा साथियों द्वारा यह समझाया जाना कि इनका प्रयोग करना काफी अच्छा एवं उपयोगी है। इनका प्रयोग अच्छा व लाभदायक है। और यहां पर आप देखेंगे और क्या कारक हो सकते हैं, तो आप कहेंगे घर में अशांत
वातावरण। और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि समकक्षीय दबाव। या पढ़ाई में अन्य छात्रों से पीछे रहना, या विद्यालयीय प्रदर्शन में कमी। तो ये कुछ कारक होते हैं जो किशोरों को अट्रैक्ट करते हैं नशे की वस्तुओं की ओर। अब ये नशा होता क्या है, ये नशे पर की वस्तु पर निर्भरता क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं कि लत, या मैं बात करूं, यहां पर ध्यान दें, या नशा व निर्भरता। सवाल उठता है कि लत या नशा क्या है। हम बात करें लत या नशा। क्या है, तो इसके लिए आप कहें ध्यान दीजिए, ये है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे यह औषधि एवं अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण है जो बार बार इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप कहेंगे यह किसी औषधि या अल्कोहल जी हाँ, किसी औषधि या अल्कोहल की प्रभावों। अब ये प्रभावों में क्या आ जाएंगे, तो आप कहेंगे जैसे परम सुखानुभूति, जी हाँ, परम सुखानुभूति अर्थात यूफोरिया, या अस्थाई अच्छा एहसास, अस्थाई सुखानुभूति के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण है। आकर्षण है जो बार बार इन पदार्थों के प्रयोग हेतु प्रेरित करता है। ये तो हो गया नशा या लत।
अब इसमें आप देखेंगे निर्भरता की बात कर लेते हैं। तो निर्भरता के लिए देखेंगे क्या है, या डिपेंडेंस। समझ रहे हैं ना। तो डिपेंडेंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आप देखिए कि क्या कहानी बन के निकल रही है, ठीक है ना। यह शरीर की वह अवस्था है जिसमें नशे का प्रयोग या नशे के पदार्थ का प्रयोग अचानक बंद कर देने पर शरीर में कुछ अत्यंत गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि यह शरीर की वह अवस्था है जिसमें नशे के पदार्थ का प्रयोग, जिसमें नशे के पदार्थ का प्रयोग अचानक बंद कर देने पर शरीर में गंभीर विनिवर्तन संलक्षण, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों विथड्रॉवल सिंड्रोम। उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये विथड्रॉवल सिंड्रोम क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे जैसे ध्यान दें, जैसे अति चिंता, कंपन, मिचली या मितली, आना अर्थात नौशिया, और इसके साथ साथ देखेंगे स्वेदन अर्थात पसीना आना या स्वेटिंग। इस तरह से हम बात करेंगे। ये कुछ लक्षण हैं जो कि शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ साथ अवसाद वगैरह जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं। अवसाद या डर लगना ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस मैनेज करके यहाँ एक चीज़ और बढ़ा लेता हूँ। अवसाद या भय, ये कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं किसके रूप में, विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में। तब इस स्थिति को कहते हैं निर्भरता। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जब एक किशोर, ध्यान दें, जब एक किशोर में ये सब लक्षण हो तो फिर उसे बचना कैसे चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन में भी नशे के लिए जो एक अट्रैक्शन पाया गया है या टेंडेंसी देखी गई है इन दिनों, उस पर बात करेंगे। और अल्कोहल तथा तंबाकू से संबंधित नशे की भी बात करनी है। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टोबैको एडिक्शन और इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं शरीर पर, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तंबाकू
ये क्या है? तो तंबाकू या टोबैको। तो इसके लिए हम कहेंगे कि यह मुख्यतः दो पौधों के पत्तियों से प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ है। तो आप लिखेंगे इसे निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम व निकोटियाना रस्टिका पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। अब नशे के लिए जो प्रयोग विधि है तो इसकी बात करेंगे। नशे की प्रयोग विधि तो प्रयोग विधि में दो मुख्य तरीके होते हैं। तो आप कहेंगे यहां हम नीचे लिख लेते हैं मुख्यतः दो विधियां हैं। क्या? तो आप कहेंगे तंबाकू का धूम्रपान या तंबाकू चबाना। चबाया जाना एक और तरीका है, ठीक है ना। तथा सूंघने के द्वारा भी, ये एक और तरीका है जो बहुत कम लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तंबाकू के पाउडर को नाक के द्वारा तेजी से अंतःशोषित करके, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज तंबाकू चबाया जाना और तंबाकू का जो धूम्रपान है, ये दो तरीके हैं। तो आप देखेंगे सिगरेट में बीड़ी में कैसे? तो आप कहेंगे तेंदुपत्ता में लपेटकर। जी हाँ, तेंदुपत्ता में लपेटकर, समझ रहे हैं ना, डायोस्पायरस की जो लीव्स होती है उसमें लपेट करके, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे हुक्का या चीलम के द्वारा, ऐसे भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और तंबाकू चबाया जाना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इसके प्रयोग की विधियां हैं। अब सवाल उठता है कि तंबाकू में नशे के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो आप देखिए कि तंबाकू का मुख्य घटक जी हाँ, नशे के लिए जिम्मेदार
इसका मुख्य घटक निकोटीन है। तो आप लिखेंगे यह निकोटीन है जो नशे की लत के लिए जिम्मेदार है। ये है। अब सवाल उठता है कि निकोटीन का शरीर पर प्रभाव क्या है। तो आप देखेंगे निकोटीन का शरीर पर प्रभाव, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभाव है। तो पहली बात तो यहां पर आप देखेंगे मस्तिष्क में डोपामीन के स्रावण को बढ़ाता है। डोपामीन स्रावण को बढ़ाता है या को बढ़ाकर कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा। डोपामीन का स्रावण बढ़ेगा तो डोपामीन एक न्यूरो इनहिबिटर है, तो इससे क्या होगा, मस्तिष्क की सक्रियता का मंदन हो जाएगा। तो बढ़ाकर इस पर मंदनकारी प्रभाव प्रदर्शित करके तनाव से राहत या तनाव से कह लीजिए कि अवकाश प्रदान होने का या प्रदान करने का आभास दिलाता है। तो आप कहेंगे से राहत प्रदान करता है। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरा यहां पर आप लोग देखेंगे कि एड्रीनल मेड्यूला को प्रेरित करके या एड्रीनल मध्यांश को प्रेरित करके एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को स्रावित करवाता है। एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन को स्रावित करवा के अब इससे क्या होगा, हृदय दर एवं रुधिर दाब को बढ़ाता है। हार्ट रेट व बीपी को बढ़ाकर अधिक ऊर्जा की अनुभूति करवाता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। कुल मिलाकर के ये इसके एडिक्टिव इफेक्ट हैं बॉडी के ऊपर। अब आइए देखते हैं कि इसके सेवन से, लगातार इसके सेवन से दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं शरीर पर, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो आइए इसको कंसीडर करेंगे। आप कहेंगे तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। तंबाकू सेवन के
दुष्प्रभाव। अब क्या दुष्प्रभाव है भाई, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो आप कहेंगे ये निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप कहेंगे फेफड़े, गले व मूत्राशय का कैंसर, ये हो सकता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे दूसरा श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे आमाशय व ग्रहणी में घाव या अल्सर, ये हो सकता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे वातस्फीति, एम्फीसेमा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी कहानी हम लोग देखें कि एम्फीसेमा ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट और क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड या कह लीजिए रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने से ऑक्सीजन बंधित हीमोग्लोबिन की कमी। तो आप कहेंगे रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे O2 बंधित हीम की कमी से ऊतकों को O2 आपूर्ति या ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, ये हो सकती है। साथ में आप देखेंगे तंबाकू चबाने से मुख गुहा का कैंसर, मुख गुहा का कैंसर। और इसके साथ ही नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेंगे 7वें नंबर पर कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, अर्थात आर्टरी डिजीजेज अर्थात CAD या एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। तथा उच्च रक्तदाब हो सकता है। ये कहानी। अब
CAD या एथेरोस्क्लेरोसिस, ये आपने 11th में ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते समय वहाँ पर आपने इसको स्टडी किया होगा। क्लियर है? तो इस तरह से तंबाकू से संबंधित अगर हम बातें करें तो ये हो गई। और आप नोट करके एक चीज़ और लिख लेंगे यहाँ पर, इसमें हम कहेंगे कि तंबाकू का सेवन या तंबाकू का नशा सबसे पहले आरंभ किए गए नशे में से एक है, जो 400 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। तो आप कहेंगे तंबाकू का नशा प्राचीन समय 400 वर्षों से अधिक समय से ही किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, तंबाकू से रिलेटेड जो नशा है उसकी बात हम लोगों ने किया। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर बाइंड अप करने जा रहे हैं, यहाँ पर बाइंड अप करेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। तो एल्कोहल एडिक्शन और बची हुई जो चीज़ें हैं उससे संबंधित बात कर लेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय CLC।